पीक दोस्तों कैसे परफॉर्मेंस हैं आप को सभी लोग। स्वागत है सब्सक्राइब आपका करें। मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। और पीक परफॉर्मर्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है कांची, मदुरई, महाबलीपुरम, तिरुचुरपल्ली। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कांची। इसका राइट आंसर है कांची। पल्लव नरेशों का शासन संस्कृत तथा तमिल दोनों ही भाषाओं के साहित्य की उन्नति का काल रहा था और कुछ पल्लव नरेश उच्च कोटि के विद्वान थे। पल्लवों की राजधानी कांची विद्या का प्रमुख केंद्र थी, जहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय घाटिका भी बना था। और कदम्ब नरेश मयूर शासन विद्याध्ययन के लिए कांची के विद्यालय में ही गए थे। तो पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो वो कांची में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोदी। देखिए दोस्तों, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह अपने वजीर हमीद खां से झगड़कर बदायूं चला गया और 1447 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का अंत कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, बलबन ने। तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगर जीतल आ जाता है कि जीतल नामक तांबे का सिक्का किसने चलाया, तो वो भी इल्तुतमिश ने चलाया था। टंका पर उस शहर का नाम भी उसी ने खुदवाना आरंभ किया था जिस शहर में वह ढाला जाता था। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था। ऑप्शन है अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़्ज़ाक। इसका राइट आंसर है अब्दुल रज़्ज़ाक। 1422 ईस्वी में देवराय द्वितीय विजयनगर का शासक बना और उसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक 1443 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। और अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में शाहरुख के दूत के रूप में कालीगढ़ के राजा जमेरिन के यहाँ आया था। उसने विजयनगर के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन का भी वर्णन किया था। तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रज़्ज़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था। ऑप्शन है यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी, यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। इसका राइट आंसर है यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। तो दिल्ली के स्थान पर देवगिरी यानी कि दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का मुख्य कारण बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने से है। यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का
जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामाजिक की समृद्धि व कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना। तो इसका राइट आंसर है एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के विषय में बर्नी ने कहा कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। तो अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उनकी दरें कम कर दी। तो एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था और सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया था तथा दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी गया था। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। तुर्काने चेहलगानी कौन था? ऑप्शन है बलवन के दरबारी कवि, सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 40 तुर्क अमीरों का समूह। इल्तुतमिश ने अपने विरोधी सरदारों को परास्त कर गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्काने चेहलगानी या 40 दल कहा जाता है, 40 अमीरों का गुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। द तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को किस युद्ध में पराजित किया था? तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय हुई, किंतु 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया और चौहानों की हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग तय कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। नज़्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन है दारा शिकोह, बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका राइट आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह ने भारतीय ग्रंथों भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देखरेख में फारसी अनुवाद कराया और उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन, जिसे उसने ईश्वरीय कृति माना है। और दारा ने स्वयं नज़्म उल बहरीन यानी 2 समुद्रों का मिलन नामक पुस्तक की रचना की। नज़्म उल बहरीन का मतलब है 2 समुद्रों का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। मुग़ल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था? मुग़ल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो वो जहांगीर था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, हुमायूं। तो राइट आंसर है जहांगीर। मुग़ल सम्राट जहांगीर चित्रकला का पारखी था। उसके प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विसंदास आदि थे और उसने अबुल हसन तथा मंसूर को नादिर उस जमा तथा नादिर उल अस्त्र की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था। ऑप्शन है औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहाँ के दरबार में, अकबर के दरबार में।
तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस के भारत से वापस जाने के बाद अंग्रेज कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक क्षमता प्राप्त राजदूत सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर में सर्वप्रथम मिला और वहां 1615 ईस्वी से 1618 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे तो कहलाते थे क्या? शेखजादा, मिर्ज़ा या खान खाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चगताई वंश के शासकों द्वारा मिर्ज़ा उपाधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि खान खाना की उपाधि मुगल बादशाहों द्वारा विशेष सेवा के उपलक्ष्य में दी जाती थी, जबकि अमीर के संतानों को शेखजादा कहा जाता था। तो वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे तो क्या कहलाते थे वो? शेखजादा। इसका राइट आंसर होगा चगताई वंश के शासकों द्वारा मिर्जा उपाधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि खान खाना की उपाधि मुगल बादशाहों द्वारा विशेष सेवा के उपलक्ष्य में दी जाती थी, जबकि भारतीय अमीर के संतानों को शेखजादा कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा शेखजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है राजपूत स्त्रियों से विवाह रचना, राजपूत राजाओं को अपने राज्य से मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना और मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो इसका राइट आंसर है मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अकबर का राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणामस्वरूप 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उनको उच्च मनसब प्रदान भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, जेम्स ग्रांट। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 ईस्वी से ही अंग्रेज शासकों के लिए एक समस्या बनी हुई थी और जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। तो 1784 ईस्वी में पीटर्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी और 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल में लगान की स्थायी व्यवस्था लागू कर दिया और इसके अनुसार भूमि के लगान का जो 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग जमींदार अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। तो आज की वीडियो में यही समाप्त होती है। आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।